फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 12, युद्ध में कंप्रोमाइज का द्वार हमेशा खुला रखें। युद्ध कैसा भी हो, उसका एक नियम हमेशा ध्यान रख लेना कि युद्ध कभी एक तरफा नहीं होता है। हाँ, सिकंदर की फौज किसी छोटे गांव पर हमला करे तो वह एक तरफा युद्ध हो सकता है। बॉस का किसी चपरासी को धमकाना एक तरफा हो सकता है। सर दर्द का इलाज एक सामान्य गोली से हो सकती है, लेकिन यह सब वास्तव में युद्ध नहीं, सामान्य संघर्ष की श्रेणी में आते हैं। मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, जहाँ जंग बराबरी की होती है। जीवन की सारी महत्वपूर्ण जंगों में शत्रु कितना ताकतवर होता है, यह आप जानते ही हैं। तभी तो जीवन की हर बड़ी जंग आपको वर्षों झेलनी पड़ती है। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि जीवन के बड़े युद्ध कभी एक तरफा नहीं रहने वाले हैं। अमेरिका जैसों को भी वर्षों की जंग के बाद अफगानिस्तान से उल्टे पांव लौट जाना पड़ा। रूस करीब 3 साल से यूक्रेन से संघर्ष कर रहा है। पर युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया है। हमारे जीवन के महायुद्ध भी इससे भिन्न नहीं होते हैं। वे लंबे भी चलते हैं तथा एक तरफा तो कभी नहीं होते हैं। और एक तरफा नहीं होते हैं का अर्थ यह है कि उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीत सामने दिख रही होती है, तभी कहीं से संकट आ खड़ा होता है। जीत के द्वार पर पहुंचकर हार के बादल मंडराने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही बराबरी के बड़े युद्धों की साइकोलॉजी है। खैर, महत्वपूर्ण बात यह कि जब युद्ध की साइकोलॉजी उतार चढ़ाव की है, तो युद्ध जीतने हेतु हरेक को इन उतार चढ़ावों का ध्यान रखना भी जरूरी है। हर युद्ध में दुश्मन को नेस्तनाबूद करना जरूरी नहीं होता है। जंग कैंसर जैसी बीमारी से हो तो कैंसर को नेस्तनाबूद करना जरूरी है, लेकिन जीवन की हर जंग कैंसर जैसे भयावह शत्रु से नहीं होती है। हर युद्ध में शत्रु का खात्मा बोलाना आवश्यक नहीं होता है। अतः यह कभी मत भूलो कि आप युद्ध कुछ हासिल करने हेतु लड़ रहे हैं। सो बस आप अपनी आंख उस हासिल करने पर टिकाए रखो। युद्ध की साइकोलॉजी उतार चढ़ाव की ही है। सो चालू युद्ध में जब भी आप श्रेष्ठ पोजीशन में आ जाओ, तब कॉम्प्रोमाइज करने का मौका ढूंढो, क्योंकि जब आप युद्ध के टॉप पर होते हैं, तब दुश्मन की स्थिति निश्चित ही कमजोर होती है और यही मौका होता है दुश्मन से अपनी मनचाही टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज करने का। कमजोर पड़े दुश्मन से अपनी टर्म्स मनवाना बेहद आसान होता है। हालांकि नासमझी के कारण अधिकांश लोग जंग के टॉप पर पहुंचते ही ताव में आ जाते हैं। वे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और दुश्मन से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। कई लोग तो जंग से टारगेट 10 पाने का रखा हो तो भी युद्ध के टॉप पर पहुंचते ही 50 पाने की तमन्ना करने लग जाते हैं। और यह सब नासमझी व इमैच्योरिटी के कारण इमैच्योरिटी के लक्षण हैं। ऐसे लोग जानते नहीं हैं कि उतार चढ़ाव जंग की साइकोलॉजी है और इस कारण वे अपनी टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज करने का हसीन मौका गंवा बैठते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद युद्ध यू टर्न लेता है तथा दुश्मन टॉप पर आ जाता है। यह सब हर युद्ध में होता ही रहता है। अतः समझदार वह है जो युद्ध के टॉप पर आते ही शत्रु से मनचाहा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और ना समझ वह है जो युद्ध के टॉप पर आते ही और तन जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे जैसे युद्ध पर आपका पकड़ मजबूत होती चली जाए, वैसे वैसे शत्रु से
और भी शालीनता से पेश आना शुरू हो जाओ, ताकि युद्ध के टॉप पर आते ही मनचाहे कंप्रोमाइजेस के द्वारा आप मनचाहा पाले। यदि शत्रु से व्यवहार खराब रखोगे तो फिर वो मारे अहंकार के मारा जाएगा। यदि शत्रु से व्यवहार खराब रखोगे तो फिर वो मारे अहंकार के मर जाएगा, पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा और फिर आपको अकारण एक लंबा युद्ध भोगना पड़ेगा। सो समय और ऊर्जा का ऐसा अपव्यय करने की बजाय अच्छा यह है कि आप 4 और बड़े युद्ध जीत लो। कुल मिलाकर आपको यह समझना जरूरी है कि युद्ध हमेशा लंबे चलते हैं। आप कोई आमने सामने की तलवारबाजी नहीं कर रहे हैं कि शाम तक जीत हार का फैसला हो ही जाएगा। यह मत भूलो कि भाई भाई में प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझने में वर्षों लग जाते हैं। यह समान दिखने वाला युद्ध भी वर्षों चलता ही है। ऐसे में जीवन के अन्य युद्धों की तो बात ही क्या करना। कई युद्धों के फैसले तो मृत्यु तक नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सबको यह समझना जरूरी है कि युद्ध के टॉप पर पहुंचते ही मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेस कर लेना चाहिए। मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेस जीत से कहीं बड़ा है, क्योंकि आपको मनचाहा मिल भी गया तथा आपके समय और ऊर्जा भी बच गए। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रख लेना कि जीवन के अधिकांश युद्धों में मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेस कर लेना ही वास्तविक विजय है। यह मैं युद्ध की अति महत्वपूर्ण साइकोलॉजी बता रहा हूँ, सो इसे अपने जहन में अच्छे से बिठा ही लेना। चलो, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना समझ में न आया हो तो मैं एक रोज़मर्रा की उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो 2 भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। अब जब संपत्ति के 2 मालिक हैं तो कायदे से दोनों की दावेदारी आधी आधी हुई, परंतु 50-50% संपत्ति लेने पर दोनों में से कोई राजी नहीं है। इसलिए मामला युद्ध तक पहुंच गया है। अब ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि पूरी संपत्ति मुझे मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि पूरी संपत्ति की दावेदारी सिद्ध करने में वर्षों बीत जाएंगे। युद्ध के अंत में पूरी संपत्ति सामने वाले को भी मिल सकती है। ऐसी भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में श्रेष्ठ यह है कि युद्ध के प्रारंभ में ही सामने वाले पर ऐसा शानदार दबाव बना दो कि उसे लगने लगे कि संपत्ति मेरे हाथ से निकली ही जा रही है। और जब इतना दबाव बन जाए तब सामने वाले को संपत्ति का 20% देकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पूरी संपत्ति के चक्कर में युद्ध अंत तक लड़ना जोखिम भरा है। और सच कहूँ तो ऐसे छोटे मोटे युद्ध अंत तक कभी नहीं लड़े जाते हैं। अंत तक तो सिर्फ वे ही युद्ध लड़े जाते हैं जो वाकई आर पार के हो जाएं, या जिनसे कुछ बड़ा हासिल होने वाला हो। और ऐसे आर पार के युद्ध जीवन में ना के बराबर लड़ने होते हैं। बाकी के तमाम युद्धों में तो फटाफट दबाव बनाकर मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेस करवाने का टारगेट ही रखना चाहिए। जीवन के अधिकांश युद्धों में 80% हासिल करना ही मकसद होना चाहिए। यह मैंने बहुत बड़ा इशारा किया है। समझदारी दिखाते हुए इसका पूरा फ़ायदा उठा लेना, साथ ही मेरी कही बात को अपने हिसाब से हर युद्ध में फिट भी करते जाना। और यह तो कभी मत भूलना कि युद्ध कोई खेल नहीं है जिसमें फैसला सिर्फ हार जीत का होता है। मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वास्तविक युद्धों का सबसे फायदेमंद सौदा है। मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वास्तविक युद्धों का सबसे फायदेमंद सौदा है। यह मैं युद्ध के वे पक्के सिद्धांत बता रहा हूँ जो सामान्य संघर्षों से लेकर महायुद्ध तक हर जगह फिट होता है। वहीं अगर कुछ चालबाज साइकोलॉजी बताऊं तो सामने वाले को 100% पाने के भ्रम में रहने दो। वह ऐसे किसी भ्रम में न हो तो यह भ्रम पैदा कर दो।
आप तो ज़बरदस्त दबाव बनाकर मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेस करवाने पर ध्यान बनाए रखो। ऐसा करने पर आप युद्ध जल्द ही जीत जाएंगे और युद्ध के जल्दी जीतने का मतलब है समय, साधन और ऊर्जा की बचत तथा यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः 100 पाने के चक्कर में जीवन भर समय, साधन और ऊर्जा का अपव्यय करते रहना कोड़ी मूर्खता है और आप ऐसी मूर्खता कभी मत करना। मैंने बात समझाने हेतु एक उदाहरण दे दिया। आप इंटेलिजेंट भी हैं व समझदार भी। सो जीवन के हर युद्ध में इस उदाहरण को फिट कर लेना। हर प्रकार के युद्ध के कार्य उदाहरण देने बैठूंगा तो 10 किताबें उदाहरणों के लिए ही लिखनी पड़ जाएगी। अतः संक्षेप में इतना समझो कि जीवन के अधिकांश युद्ध मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज करने के लिए लड़ना चाहिए। शत्रु को नेस्तनाबूद करना यानी 100% हासिल करने का टारगेट सिर्फ आर पार के युद्धों में रखा जाता है। बाकी तो कम साधन, समय व ऊर्जा लगाकर ज़्यादा हासिल कर लेना ही विजय है और यह सिर्फ और सिर्फ मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज कर लेने पर ही संभव है। खैर, एक महत्वपूर्ण बात और समझ लो। युद्ध में 100% हासिल करने की अलग तैयारियां करनी होती है। युद्ध में 100% हासिल करने की अलग तैयारियां करनी होती है तथा मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज करने हेतु अलग प्रकार की तैयारी करनी होती है। युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना हो तो युद्ध हेतु लंबा समय अलॉट करना होता है। लंबे समय हेतु पर्याप्त दाने पानी यानी पर्याप्त साधन एकत्रित करने होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि युद्ध से आप हासिल क्या करना चाहते हैं यह युद्ध प्रारंभ करने से पहले तय कर लेना। महत्वपूर्ण विजय पाना चाहते हैं या मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज कर लेने के बाद युद्ध से हट जाना चाहते हैं, इस बाबत कभी कोई कन्फ्यूजन मत रखना। यह स्पष्ट समझ लो कि युद्ध वही जीतेगा जो युद्ध से हासिल करने बाबत क्लियर होगा। और समझाना मैं यह चाह रहा हूँ कि जीवन के अधिकांश युद्ध में टारगेट मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज करना ही होता है और उस हेतु सालों युद्ध लड़ने के साधन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। शत्रु को ऐसी गलती करने दो। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ेज करने की क्लैरिटी से ही युद्ध में उतरो और कॉम्प्रोमाइज़ेज करने हेतु 10% साधन से पहला वार जोरदार कर दो। यह पहला वार ऐसा जोरदार होना चाहिए कि दुश्मन हिल जाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि जब इसका पहला वार ही ऐसा है तो ऐसे में युद्ध लंबा चला तो यह और कैसे कैसे वार करेगा। बस उसके ऐसे सोचते ही आपका काम हो जाएगा। यही समय है कि आप अपनी टर्म्स पर चुपचाप दुश्मन के गले में हाथ डालकर कॉम्प्रोमाइज़ेज कर लो। हाँ, पर कॉम्प्रोमाइज़ेज ऐसा मजबूत व कानूनी करना कि फिर दुश्मन इस विवाद को दोबारा न उठा पाए। कुल मिलाकर इतना समझो कि इस क्लैरिटी के साथ युद्ध लड़ते चले जाओगे तो जीवन की हर जंग जीतते चले जाओगे और जो जीवन की हर जंग जीतते चले जाते हैं वे ही सिकंदर हो पाते हैं। जो हर युद्ध में संपूर्ण विजय पाने के चक्कर में रहते हैं या फिर अपनी पोजीशन मजबूत हो जाने पर ताव में आ जाते हैं वे अक्सर युद्ध हार जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि युद्ध उतार चढ़ाव का खेल है और इसमें मजबूत पोजीशन को बदलते वक्त नहीं लगता है। जो यह नहीं समझते हैं वे अक्सर मनचाहा कॉम्प्रोमाइज़ेज करने का मौका चूक जाते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों को अंत में फिर सामने वाले की पसंद का कॉम्प्रोमाइज़ेज करना पड़ जाता है। इसलिए एक और ख़ास बात ध्यान रख लेना कि युद्ध में जैसे जैसे मजबूत होते जाओ वैसे वैसे विनम्र होते चले जाना। यदि युद्ध में आई मजबूती के साथ अहंकार पकड़ा तो तन गए। यदि युद्ध में आई मजबूती के साथ अहंकार पकड़ा और तन गए तो गड़बड़ कर बैठोगे
और वैसे भी जिस व्यक्ति को मिल रही सफलताओं से अहंकार पकड़ने लग जाता है वह कभी लंबी रेस का घोड़ा नहीं साबित होता है। तभी तो कहते हैं कि फलदार पेड़ हमेशा झुके हुए होने चाहिए, और आप समझदार हैं ही। मुझे यकीन है कि बताई जा रही हर महत्वपूर्ण बात की आप नोट भी बना लेंगे तथा उसका हमेशा ध्यान भी रखेंगे। खैर, एक महत्वपूर्ण बात और समझ लो, मैं मनचाहे कॉम्प्रोमाइज़ पर इतना जोर दे रहा हूँ तो इसका कई कारण हैं। सच तो यह है कि जब तक मामला वाकई आर पार का न हो जाए, युद्ध में संपूर्ण विजय की चाह रखनी ही नहीं चाहिए। और फिर दुश्मन को भी काम के ही होते हैं युद्ध कॉम्प्रोमाइजेस पर खत्म होगा तो दुश्मन से फिर डील कर पाओगे। जीत हार पर समाप्त होने वाले युद्धों की शत्रुता अक्सर जीवन भर चलती है। अतः मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेज हो जाए तथा शत्रु फिर से मित्र बन जाए तो यह अच्छा ही है। अक्सर लोग बाग शत्रु को समाप्त कर जीवन भर की शत्रुता मोल लेते हैं और कई बार यह खतरनाक भी सिद्ध होता है। शत्रु अचानक ताकतवर होकर फिर हमला कर देता है। इन सब बेकार के झमेले में पड़ना ही क्यों? अपने जीवन का मकसद उड़ना व बहना है। ऐसे में लटकती तलवारें सिर पर रखना ही क्यों? अपने को मनचाहा मिल गया, बात समाप्त हुई। खैर, इस संदर्भ में एक अंतिम बात और बता दूं। दुश्मन को पूरा खत्म कर दोगे तो न उसके पास कोई काम बचेगा और न ही फिर वह किसी काम का बचेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो नेस्तनाबूद होकर फिर उठ पाते हैं। ऐसे में आपके शत्रु के पास काम क्या रह जाएगा? सिर्फ आपके विरुद्ध नित नए षड्यंत्र रचना, क्योंकि खत्म हो जाने की टीस उसके मन में गहरी घुस जाना स्वाभाविक ही है। सो स्वाभाविक रूप से वह रोज नए षड्यंत्र रचता रहेगा और फिर उसके इस षड्यंत्रों से बचने हेतु भी आपको कुछ न कुछ संघर्ष करते ही रहने पड़ेंगे तथा उससे अलर्ट भी रहना ही पड़ेगा। सो इन सब झमेलों में पड़ना ही क्यों? और फिर किसी को खत्म करके आपको क्या मिलेगा? युद्ध आप एक मकसद से लड़ रहे हैं, सो मकसद पूरा हो जाए, बात समाप्त। उल्टा सही वक्त पर मनचाहा कॉम्प्रोमाइजेस करके दुश्मन को माफ कर देना श्रेष्ठ है। तब वह आपका एहसासमंद भी रहेगा और शायद भविष्य में आपके काम भी आ पाएगा। आप यह बात भूल भी कैसे सकते हैं कि आपके जीवन का मकसद उड़ना व बहना है। ऐसे में चलते फिरते शत्रु बढ़ाते रहोगे तो वे आपको जीने थोड़े ही देंगे। सो कुल मिलाकर युद्ध आर पार का हो जाए तो बात अलग है। दुर्योधन जैसा कोई आपका शत्रु हो जाए तो बात अलग है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में युद्ध मनचाहे कॉम्प्रोमाइजेस पर पहुंचने हेतु ही लड़ना चाहिए और बाजार में घूमते फिरते शत्रुओं की तादाद तो अकारण कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। जीवन का मकसद जीना और उड़ना है, किसी को ठिकाने लगाना नहीं। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जीवन मन की नई नई उड़ानें भरने हेतु है, अहंकार को हवा देने हेतु नहीं। जो यह बात भूल जाएगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।